Hello dear students, how are you? I hope you all are very good. Today I am going to teach chapter 13 of class 8. The name of the chapter is light. Light की वजह से ही हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं, यानी कि हमारे चारों तरफ क्या है क्या नहीं, अगर लाइट नहीं होगी तो हम कुछ भी चीज़ नहीं देख पाएंगे। लाइट से ही ऑब्जेक्ट पर रिफ्लेक्शन होता है और वो रिफ्लेक्शन लाइट हमारी आई के अंदर जाती है जिसकी वजह से हम कोई भी चीज़ देखते हैं। ठीक है, तो लाइट के बारे में हम देखते हैं। इसमें देखिए, लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। लाइट जो होती है वो जो ट्रेवल करती है वो एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, यानी कि लाइट सीधी लाइन से गुजरती है। लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन एज लॉन्ग एज इट ट्रेवल्स इन द सेम मीडियम। इट्स कॉल्ड रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। और ये जो सीधी लाइन में, सीधी स्ट्रेट लाइन में जो लाइट जाती है, इसी को ही लाइट का प्रोपेगेशन रेक्टिलिनियर इसको बोला जाता है ना। ये चीज़ हम कई बार अपनी डेली लाइफ में भी देख सकते हैं, जैसे कि लाइट का जो बीम होता है, एक स्ट्रेट बीम जो होता है लाइट का, वो जो टॉर्च वगैरह होती है, आप देख सकते हैं, टॉर्च जलाइए, किसी भी चीज़ कोई सी भी टॉर्च जलाइए, आप देखेंगे लाइट स्ट्रेट लाइन में जा रही है, इधर इधर की डायरेक्शन में नहीं जा रही है। वो अगर टॉर्च के सामने कोई चीज़ आ जाती है तो फिर वो आगे वो चीज़ नहीं दिखाई देती, क्योंकि वो सीधी लाइन में स्ट्रेट करती है। वो ऐसे नहीं कि ऐसे ऐसे टर्न करके चली जाएगी, है ना। तो इस तरीके से आप एक एक्टिविटी भी देख सकते हैं। यहाँ पर 3 कार्डबोर्ड लीजिए, है ना, इनके अंदर मतलब कुल इक्वल डिस्टेंस पर इनके अंदर होल करिए। इसके ठीक यहाँ पर इसके एक कैंडल रखिए। आप अपनी आईज से आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन से, अगर ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन से जा रही है तो हमें लाइट दिखाई दे रही है। ये देखिए कैंडल इजीली हमें दिखाई दे रही है। ठीक इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा भी इस एक बोर्ड को इधर उधर कर देते हैं, तब ये जो लाइन की जो स्ट्रेट लाइन है ये आगे नहीं जा पा रही है। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि लाइन जो है स्ट्रेट लाइन में चलती है, मूव करती है। लाइट का रिफ्लेक्शन किस तरीके से होता है? लाइट का रिफ्लेक्शन में जब ऑब्जेक्ट पर लाइट पड़ती है, तो फिर जब किसी भी ऑब्जेक्ट पर लाइट पड़ती है तो वापस से बैक आती है। तो वो जो लाइट होती है जो ऑब्जेक्ट पर पड़ती है वो बैक हो जाती है। बैक होने का मतलब उस बैक लाइट का बैक होना ही रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, तो लाइट का जो रिफ्लेक्शन होता है वो किस पर डिपेंड करता है? मटेरियल पर डिपेंड करता है और सरफेस के नेचर पर डिपेंड करता है, किस तरीके का सरफेस है। सरफेस और मटेरियल दो चीज डिपेंड करती है लाइट के रिफ्लेक्शन के लिए। ओपेक की बॉडी कुछ लाइट एब्जॉर्ब करती है और बाकी पार्ट को लाइट को रिफ्लेक्ट कर देती है, और जो ट्रांसपेरेंट बॉडी होती है वो क्या करती है? डज नॉट रिफ्लेक्ट मच ऑफ लाइट। बहुत ज्यादा लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करती है, ज्यादातर लाइट को एब्जॉर्ब कर लेती है। और जो बहुत ज्यादा पॉलिश और स्मूथ सरफेस होती है वो सारे की सारी लाइट्स को रिफ्लेक्ट कर देती है। और इसी वजह से कई बार आप देखते हैं शीशा जो होता है, आप धूप के अंदर, सनलाइट के अंदर शीशे को ऐसे ऐसे जब करेंगे तो अगर आप उसके सामने आएंगे तो आप आईज से देख नहीं पाएंगे उस मिरर को, या फिर अगर आप वॉल की तरफ करेंगे तो वॉल पर पिचेस हो जाते हैं। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि किस तरीके से वो एब्जॉर्ब करती है। तो हमें पता चलता है कि ऑब्जेक्ट कैसा है, कैसा मटेरियल है और कैसा सरफेस है, उस पर डिपेंड करता है लाइट का रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन फिर 2 तरीके के रिफ्लेक्शन होते हैं, एक होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन और एक होता है इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है? एक प्लेन मिरर होता है। जब लाइट कहाँ पे गिरती है? एक प्लेन मिरर पर अगर लाइट फॉल होती है तो लाइट के पैचेस हो जाते हैं वॉल पर, है ना। तो ये किस वजह से होते हैं? लाइट की जो बीम होती है स्मूथ पर और पॉलिश सरफेस पर गिरती है, तो जिसकी वजह से वो पूरी तरीके से एक तरफ की डायरेक्शन पूरी तरीके से एब्जॉर्ब कर ली जाती है। तो इसको रेगुलर रिफ्लेक्शन बोला जाता है। यानी कि रेगुलर रिफ्लेक्शन जब स्मूथ एरिया पर लाइट पड़ती है तो सारी की सारी लाइट को रिफ्लेक्ट कर देती है, और इसको रेगुलर रिफ्लेक्शन बोला जाता है। दूसरी तरफ अगर जो हमारा एरिया है वो स्मूथ नहीं है, रफ एरिया है, तो फिर वो जो रिफ्लेक्शन होगा वो इर्रेगुलर फेस में होगा। यानी कि कोई इधर से जा रहा है, कोई इधर से जा रहा है, तो कोई इधर से जा रहा है, तो रेगुलर नहीं होगा, तो इसको इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन बोला जाता है। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन जो होता है हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है, उसी की वजह से हम किसी चीज को देख पाते हैं, वरना तो बहुत सारी डायरेक्शन अगर होंगी तभी हम उसको देख पाएंगे। अगर एक ही डायरेक्शन में सारी लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगी तो हम चीज़ को नहीं देख पाएंगे। ठीक है, तो हमारे कमरे में भी आप देख सकते हैं, अपने कमरे में भी आप देख सकते हैं, जब सनलाइट जलती है और डायरेक्टली हमारे रूम में वो गिरती है तो ऐसा क्यों होता है? डिफ्यूज रिफ्लेक्शन की वजह से ही वो होता है। ठीक है ना। इसके लिए आप देख सकते हैं, देखिए एक आप क्या लेते हैं, एक मिरर लीजिए ऐसे स्ट्रेट लाइन का, यहाँ से एक स्मूथ वाले एरिया का होना चाहिए, और फिर ये ऐसे आपने लिया तो यहाँ पर एक लाइट इस पर फॉल हुई, गिरी, गिरने के बाद
ये सीधी इतनी ही डिस्टेंस से ये दूसरी तरफ चली गई, तो ये जो बीच वाली लाइन को हम करते हैं इसको नॉर्मल लाइन बोला जाता है, इसको इंसिडेंट रे बोला जाता है और इसको रिफ्लेक्टेड रे इसको बोला जाता है। जहां पर ये रिफ्लेक्ट हुई है इस पॉइंट को यहाँ पर ओ इसको बोला जाता है, जिस रे को जहां से ये रे आ रही है उसको ए बोला जाता है, और रिफ्लेक्ट होकर जहां पर ये जा रही है उसको बी रे बोला जाता है, और इस नॉर्मल लाइन को ई बोला जाता है। ठीक है, ए ओ ई इसके बीच में जो एंगल बना उसको आई बोला जाता है। ई ओ बी या बी ओ ई इसके बीच में जो एंगल बना उसको आर बोला जाता है। आई का मतलब इंसिडेंट, आई का मतलब इंसिडेंट एंगल, आर का मतलब रिफ्लेक्टेड एंगल इसको बोला जाता है। ठीक है, तो इसमें देखिए दो लो होते हैं। एक तो ये क्या होता है कि जो ये रिफ्लेक्ट होती है, जो इंसिडेंट रे होती है, नॉर्मल लाइन होती है और रिफ्लेक्टेड रे होती है, तीनों एक ही पॉइंट पर आते हैं। ठीक है, देखा यहां पर आपने देखा ये तीनों एक ही पॉइंट पर हैं। यहां पर आप देखिए ये तीनों एक ही पॉइंट पर हैं। ठीक है, दूसरा जो ये वाला एंगल बनता है और ये वाला एंगल बनता है, यानी कि एंगल आई और एंगल आर दोनों इक्वल होते हैं। तो इस तरीके से दो लो होते हैं लाइट के रिफ्लेक्शन में। ठीक है, आगे आप देख सकते हैं इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म्ड विद अ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर पर इमेज किस तरीके से बनती है। तो जो प्लेन मिरर होता है हम किसी स्क्रीन पर उसको नहीं ले सकते, तो ऐसी इमेज को हम वर्चुअल इमेज उसको बोला जाता है। जिसको हम किसी स्क्रीन पर नहीं ले सकते वो इमेज क्या कही जाएगी, वर्चुअल इमेज इसको कहा जाता है। ठीक है, प्लेन मिरर से ही ये बनती है। ये जो इमेज जो प्लेन मिरर पर बनती है ये हमेशा इरेक्ट होती है, यानी कि सीधी होती है। लेटरली इन्वर्टेड होती है। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब होता है जब हम किसी शीशे के सामने खड़े होते हैं, जो हमारे घर में मिरर होते हैं वो प्लेन मिरर होते हैं, जब हम उनके सामने खड़े होते हैं तो जो हमारा लेफ्ट हैंड है वो राइट साइड दिखाई देता है, और जो राइट साइड होती है यानी कि राइट हैंड होता है वो लेफ्ट साइड दिखाई देता है। यानी कि लेफ्ट साइड की चीज राइट की तरफ दिखाई देगी और राइट साइड की चीज लेफ्ट साइड दिखाई देगी हमें। ठीक है, तो इसको बोला जाता है लेटरल इन्वर्टेड। इमेज हमें इतनी ही दूर दिखाई देगी जितनी दूर हमारा मिरर से ऑब्जेक्ट होगा। बहुत पास में है तो बहुत पास में ही हमारी इमेज बनेगी। ठीक है, तो लेटरल इन्वर्जन मैंने बताया आपको, राइट वाली चीज लेफ्ट की तरफ दिखाई देगी और लेफ्ट वाली चीज राइट की तरफ दिखाई देगी। इसको लेटरल इन्वर्जन यानी कि दिखाई जो दे रहा है उसको वो बोला जाता है लेटरल इन्वर्जन। मल्टीपल रिफ्लेक्शन क्या होता है, देखिए एक चीज को एक ही बार देखना रिफ्लेक्शन, और जब एक ही चीज का बहुत बार रिफ्लेक्शन होता है तो उसको मल्टीपल रिफ्लेक्शन इसको बोला जाता है। ठीक है ना, जैसे कि मान लीजिए आप बार्बर के यहाँ गए शॉप पर, तो आप बार्बर ने आपकी कटिंग करी, कटिंग करने के बाद आपने कहा कि मुझे पीछे से दिखाई नहीं दे रहा, तो वो क्या करता है एक और मिरर लेकर आता है और आपका पीछे वाला मिरर पीछे मिरर लगाता है, तो उस वाले मिरर से आप जो पीछे वाला मिरर है वो सामने वाले मिरर में दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से बहुत सारे रिफ्लेक्शन हो गए, तो उसको मल्टीपल रिफ्लेक्शन बोला जाता है। अब जो दूसरे वाला मिरर है, पहले वाला मिरर दूसरे वाले मिरर के लिए ऑब्जेक्ट बन जाता है, तो इस तरीके से इसमें मल्टीपल रिफ्लेक्शन इसमें हो जाता है। आप यहां पर भी देख सकते हैं, देखिए इसकी इमेज यहाँ पर बन रही है, इसकी इमेज यहाँ पर बन रही है ना, ये 90 एंगल पर है, तो इस तरीके से ये इमेज ये आपस में एक दूसरे से बन जाती है। तो ऐसे मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है। तो इसका यूज हम बहुत जगह हम इसका यूज कर सकते हैं, जैसे कि प्लेन मिरर का यूज हम घरों में रिफ्लेक्शन में भी यूज करते हैं, है ना। प्लेन मिरर का यूज हम किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की लाइट को रिफ्लेक्ट करने में भी यूज करते हैं। प्लेन मिरर का यूज हम स्काउट्स और आर्मी जो होते हैं उनमें सिग्नल्स में भी यूज किए जाते हैं। इसके अलावा मल्टीपल इमेज बनाने में भी जो प्लेन मिरर है उसका यूज किया जाता है। जैसे कि जो ज्वेलर्स होते हैं उनकी जो विंडो होती है बहुत सारी उसमें झिलमिलाहट सी उठी रहती है, तो बहुत सारे रिफ्लेक्शन उसमें करे जाते हैं, तो प्लेन मिरर की हेल्प से ही होता है वो भी। प्लेन मिरर का यूज सन रेज को रिफ्लेक्ट करने में भी यूज किया जाता है, जैसे कि सोलर कुकर होते हैं उसमें भी इसका यूज किया जाता है। टॉयज होता है एक कैलिडोस्कोप, टॉयज में कैलिडोस्कोप होता है, उसमें भी बहुत सारी चीजें, उसमें बहुत सारी पिक्चर्स उसमें भी दिखाई देती है ऐसे ही, तो उसका जो कॉन्सेप्ट होता है वो भी मल्टीपल रिफ्लेक्शन पर ही होता है। ठीक है, अब देखते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट क्या होता है। डिस्पर्जन ऑफ लाइट, लाइट का फैल जाना। लाइट जो होती है व्हाइट कलर में दिखाई देती है और जब वो फैल जाती है तो उसके सारे कलर्स हमें दिखाई देते हैं, तो उसको बोलते हैं डिस्पर्जन। ऐसे आप एक प्लेट में वाटर लीजिए, उसमें थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल डाल दीजिए और फिर उसको लाइट के सन के नीचे रखिए, सन लाइट में रखिए उसको, तो आप देखेंगे लाइट की स्कैटरिंग हो जाती है, बहुत सारे कलर्स आप उसमें देख सकते हैं।
ठीक है। तो क्योंकि जो सनलाइट होती है वो क्या होता है, मिक्सचर होता है बहुत सारे कलर्स का, और ये हमें व्हाइट उसमें दिखाई देती है, लेकिन जब ये स्प्लिट हो जाती है, ये व्हाइट लाइट स्प्लिट हो जाती है, फैल जाती है, तो हमें 7 कलर्स में ये दिखाई देगी, तो इसको बोलते हैं डिस्पर्जन। जब ये 7 लाइट में, ये सिंपल लाइट है, देखिए ये सिंपल सनलाइट है, और ये फिर ये डाइवर्ट हो गई है। जब ये डाइवर्ट हो गई है तब ये जो स्पेक्ट्रम है इसको स्पेक्ट्रम बोला जाता है, इस बैंड को स्पेक्ट्रम बोला जाता है, और इसको डाइवर्जन बोला जाता है ना। डाइवर्ट हो गई है सारी लाइट सारे कलर्स में। अब इसके जो कलर्स होते हैं, इन कलर के भी नेम होते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई भी कलर कहीं पर भी होगा, ये कलर्स के स्टेप होते हैं। फर्स्ट वाला क्या होता है, फर्स्ट वाला कलर सबसे पहले हमें रेड कलर दिखाई देगा, फिर ऑरेंज, फिर येलो, देन ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, और फिर वॉयलेट। इन सब के अगर फर्स्ट लेटर अगर हम यूज करें तो ROYGIBV इस तरीके से बनेगा, यानी कि ये बनेगा हमारा विबग्योर। विबग्योर से मतलब वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, G से ग्रीन, Y से येलो, O से ऑरेंज, और R से रेड। तो इस तरीके से इसका स्पेक्ट्रम होता है, ठीक है। तो जो बैंड होता है, इन 7 कलर्स का जो बैंड होता है, इसको स्पेक्ट्रम इसको बोला जाता है। डिस्पर्जन भी आप इसको बोल सकते हैं। देखिए जो हमारी आई होती है, ह्यूमन आई, यानी कि जो हमारी आई होती है वो किस कंसेप्ट पर काम करती है, जो ये कैमरा होती है इसकी स्ट्रक्चर भी उसी तरीके से बनी होती है, वर्क भी उसी तरीके से, जो ये फोटोग्राफिक कैमरा होते हैं ना, सेम उसी तरीके से हमारी आई भी बनी हुई होती है। तो इसकी स्ट्रक्चर किस तरीके से होती है, देखिए स्ट्रक्चर के बारे में मैं आपको बताती हूँ। यहाँ ह्यूमन आई ऑफ स्ट्रक्चर, ह्यूमन आई के अंदर जो सबसे बाहर वाली लेयर होती है, जो ह्यूमन आई है, ये हमारी ह्यूमन आई है, इसकी जो सबसे बाहर वाली लेयर होती है उसको बोलते हैं स्क्लेरोटिक, ठीक है, उसको बोला जाता है स्क्लेरोटिक। और ये किसकी बनी हुई होती है, टफ फाइब्रस टिश्यू की बनी होती है, और ये आई बॉल को कवर करती है, जो गोल गोल आई बॉल होती है हमारी, इसको ये कवर करती है। कॉर्निया क्या होता है, आई बॉल से थोड़ा सा उभरा हुआ पार्ट होता है, थोड़ा सा उभरा हुआ पार्ट होता है, उसको क्या बोला जाता है, कॉर्निया बोला जाता है। कॉर्निया किसका बना हुआ होता है, ट्रांसपेरेंट टिश्यू का कॉर्निया बना हुआ होता है, और ग्रे मेम्ब्रेन इससे अटैच होती है स्क्लेरोटिक से अंदर की तरफ, ठीक है, इसको कोरोइड बोला जाता है। और लगभग 70,000 ऑप्टिक नर्व जो ब्रेन के साथ मतलब आई से कनेक्ट होती है, आई और ब्रेन से कनेक्ट होती है, लगभग 70,000 ऑप्टिक नर्व्स। ये ऑप्टिक नर्व्स क्या करती हैं, अटैच होती है कोरोइड से एक हेमिस्फेरिकल शेप में, और जिसे जो कि एक स्क्रीन से बनाती है, जिसको रेटिना कहा जाता है। ये हमारा रेटिना है, इनमें देखिए ये हमारा रेटिना है, जैसे ये बनी हुई है हेमिस्फेरिकल शेप में बनी हुई है, इसको रेटिना बोला जाता है। ऑब्जेक्ट की जो इमेज होती है इसी स्क्रीन पर हमें दिखाई देगी, यानी कि जो हमारा ऑब्जेक्ट बनेगा वो कहाँ पर बनेगा, हमारा रेटिना पर ही बनता है, ठीक है। याद रखिए कि रेटिना पर ही हमारी इमेज बनती है। तो जो मसल्स की जो रिंग होती है उसको सिलियरी मसल्स कहा जाता है, मसल्स की रिंग भी इसके अंदर होती है, उसको सिलियरी मसल्स बोला जाता है। और ये जो सिलियरी मसल्स होती है ये होल्ड करे रहती है किसको, कॉन्वेक्स लेंस को, है ना, जो कि ट्रांसपेरेंट टिश्यू का बना हुआ होता है। ये डबल कॉन्वेक्स लेंस किसका बना हुआ होता है, ट्रांसपेरेंट टिश्यू का बना होता है, और सिलियरी मसल्स इसको होल्ड करे हुए रहती है ना। तो ये लेंस, इस लेंस को क्रिस्टलाइन लेंस कहा जाता है। कॉर्निया के पीछे आइरिस होती है। आइरिस क्या होता है, एक सर्कुलर डायफ्राम होता है ना, जो क्रिस्टलाइन लेंस के जस्ट सामने होता है। जो आइरिस होती है, प्यूपिल, आइरिस के पास एक छोटा सा होल होता है, ठीक है, जो कि जिसको प्यूपिल बोला जाता है। बिल्कुल सेंटर में एक होल होता है आइरिस के, उसको प्यूपिल बोला जाता है। और प्यूपिल क्या होता है, एक छोटा सा काले रंग का ब्लैक कलर का सर्कल होता है, जो कि कहाँ दिखता है, आई के जस्ट सेंटर में, आई के बिल्कुल जस्ट सेंटर में जो होल होता है उसको क्या बोला जाता है, प्यूपिल उसको बोला जाता है। तो जो हमारी आई का जो कलर होता है वो आइरिस के अंदर जो पिगमेंट्स होते हैं, उस पिगमेंट्स में जो कलर होते हैं उस पर डिपेंड करता है। यानी कि आइरिस के अंदर जैसे पिगमेंट होंगे वैसे ही उस आई का कलर होगा। बहुत से कहते हैं काली आंखों वाला है, इसकी तो ग्रीन आंखें हैं, इसकी ग्रे कलर की हैं, तो वो कलर आइरिस के अंदर जो पिगमेंट्स होते हैं उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। कॉर्निया और लेंस के बीच में एक ट्रांसपेरेंट फ्लूइड भरा हुआ रहता है। कॉर्निया और लेंस के बीच में क्या होता है, एक फ्लूइड होता है, ट्रांसपेरेंट फ्लूइड होता है, जिसको एक्वस ह्यूमर बोला जाता है। ये नमी के लिए होता है, इससे सूखापन आए हमारी आइस के अंदर, है ना। तो जो लेंस और रेटिना के अंदर भी एक जेली के तरीके का सब्सटेंस होता है, जिसको विट्रस फ्लूइड उसको बोला जाता है। और ये हल्का हल्का ग्रे से कलर में
होता है। अच्छा, अब बात आती है, ये तो हमने पढ़ा कि क्या स्क्लेरोटिक रेटिना, आइरस, प्यूपिल, सिलियरी मसल्स, रेटिना, ये सब क्या क्या चीज़ें हमारी आइज़ के अंदर कहाँ कहाँ पर ये होती हैं, ये सब हमने पढ़ा। अब ये फंक्शन किस तरीके से करते हैं इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो जो लाइट होती है वो रिफ्लेक्ट होती है ऑब्जेक्ट से। जब कोई ऑब्जेक्ट हमारे सामने होता है और लाइट होती है तो लाइट उस ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट करेगी और वो रिफ्लेक्ट लाइट हमारी आई के कॉर्निया से वो एंट्री करेगी। इसी वजह से जो कॉर्निया होती है, हम वर्ल्ड की विंडो उसको कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि उसी की वजह से लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, हमारी आईज के अंदर आ रही है। क्रिस्टलाइन लेंस फोकस करेगा ऑब्जेक्ट की इमेज को, है ना, रेटिना पर। रेटिना पर अब जो रेटिना थी हमारी यहाँ पर, ये जो रेटिना है इस पर वो इमेज फोकस होगी। ये जो रेटिना है, इस रेटिना पर जैसी भी इमेज हमारी बनेगी वैसी ही इमेज हमारी फोकस हो जाएगी, ठीक है। अब ये इमेज फोकस हो चुकी है रेटिना पर। अब रेटिना क्या करती है, इस ऑप्टिकल इमेजेस को कन्वर्ट करती है क्रिस्टलाइन लेंस की हेल्प से, है ना, और फिर ऑप्टिकल पल्स के पास वो भेज जाती है। ऑप्टिकल पल्स में क्रिस्टलाइन की हेल्प से वो इमेज कन्वर्ट की जाती है रेटिना पर। तो ये जो ऑप्टिकल पल्सेस होती हैं, अब ये कहाँ पर भेजी जाएंगी, ऑप्टिकल नर्व्स की हेल्प से ब्रेन के पास भेज जाएंगे। मैंने आपको बताया कि ऑप्टिकल नर्व्स जो होती हैं लगभग 70,000 होती हैं। तो ये ऑप्टिकल नर्व्स, ये जो ऑप्टिकल नर्व्स होती हैं, इन्हीं की हेल्प से अब वो इमेज ब्रेन के पास जा रही है। अच्छा, इसमें क्या है, जो लाइट का जो अमाउंट होता है, कितनी लाइट हमारे कॉर्निया की हेल्प से हमारी आई के अंदर जा रही है, वो आइरिस ही कंट्रोल करती है ना। यानी कि ये फैल जाएगी जब बहुत ज़्यादा लाइट, ब्राइट लाइट में ये फैलती है, तो इस तरीके से हमें फिर कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है प्यूपिल को। तो जब आई के अंदर लाइट का अमाउंट कंट्रोल किया जाता है प्यूपिल से, और डार्क में जो ये साइज होता है, प्यूपिल का साइज बढ़ जाता है। जब क्या होगा, अंधेरा होगा तो प्यूपिल का साइज बढ़ जाएगा जिससे कि लाइट ज़्यादा ज़्यादा एंटर करे, और जब लाइट बहुत ज़्यादा होती है तो जो प्यूपिल का जो साइज है वो छोटा हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, सिकुड़ सी जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से प्यूपिल लाइट को कंट्रोल करती है। तो रेटिना क्या करता है, एक स्मॉल और इन्वर्टेड इमेज ऑब्जेक्ट की बनाता है। स्मॉल भी बनेगी और उल्टी पिक्चर भी बनेगी, यानी कि जैसा हम देख रहे हैं ऐसी इमेज रेटिना पर नहीं बनती है। इमेज कैसी बनेगी, उल्टी बनेगी। लेकिन जो ब्रेन होता है वो उस इमेज को फिर इंटरप्रेट्स करता है, उसको समझता है, और उसके बाद उसको करेक्ट साइज की इमेज और सीधी इमेज फिर वो ब्रेन उसको बना देता है, ठीक है। अब आता है हमारा येलो स्पॉट्स। येलो स्पॉट क्या होता है, येलो स्पॉट यानी कि मैक्यूला एक ऐसा छोटा सा एरिया होता है जो कि आई लेंस के बिल्कुल जस्ट सामने होता है। मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पर येलो स्पॉट कहाँ पर है, देखिए ये ब्लाइंड स्पॉट है, और ये सारा ये इसमें ही है, यहाँ पर ये सारा ये येलो स्पॉट ही इसके अंदर है, बस ये ब्लाइंड स्पॉट को छोड़कर। बाकी ये सारी ऑप्टिक नर्व्स हैं इसमें, है ना। तो इसमें जो ये येलो स्पॉट है यानी कि मैक्यूला, छोटा सा एरिया होता है, आई लेंस के सामने होता है। ये लाइट सेंसिटिव नर्व्स को कॉन्ट्रैक्ट करती है ना, यानी कि कोन्स को कंसंट्रेट करती हैं। और जो रेटिना का जो रेस्ट पार्ट होता है वहाँ पर कोन्स कम होते हैं। रेटिना का जो बचा हुआ पार्ट होता है कोन्स उसमें कम होती है, और जो सेल्स की संख्या वहाँ पर सेल्स ज़्यादा होती है, कोन्स वहाँ पर कम होते हैं, सेल्स कम होते हैं। जहाँ पर सेल्स कम होती हैं वहाँ पर रोड्स होती हैं, उनको जहाँ पर सेल्स ज़्यादा होती हैं उसको रोड्स बोला जाता है, और यहाँ पर जहाँ पर रोड होती है वहाँ पर कोन्स कम होते हैं। तो यानी कि ध्यान दीजिए, यहाँ पर कोन्स और रोड्स दो और चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से हमें चीज़ें दिखाई दे रही हैं। तो वो स्पॉट एरिया जहाँ पर ब्राइटेस्ट विजन हमें दिखता है ना, ब्राइटेस्ट विजन उस जगह पर हमें दिखता है, इन्हीं जगह पर हमें दिखता है, इस स्पॉट पर ही, और इसी स्पॉट पर ही हमें ब्राइट विजन दिखता है, और जो कलर का जो वर्जन होता है वो भी इसी स्पॉट पर बनता है। तो कोन्स और रोड्स ये दो चीज़ें हेल्प करती है हमारी चीज़ों को देखने में। नेक्स्ट है हमारा ब्लाइंड स्पॉट। तो ब्लाइंड स्पॉट का मतलब होता है, ब्लाइंड मतलब होता है अंधा, यानी कि यहाँ पर कोई पिक्चर नहीं बनती, कोई भी चीज़ हमें यहाँ पर दिखाई नहीं देती। येलो स्पॉट के ठीक नीचे ये ब्लाइंड स्पॉट हमारा होता है, कोई सेंसिटिव नर्व्स यहाँ पर नहीं होती, ठीक है, इसीलिए यहाँ पर कुछ भी चीज़ हमें नहीं दिखाई देती। डिफेक्टिव आई,
डिफेक्टिव आई क्या होता है, यानी कि वो प्रोसेस जहां पर जो सिलियरी मसल्स है फोकल लेंथ को, लेंस की फोकल लेंथ को अल्टर करती है। लेंस की जो लेंस होता है हमारी आई के अंदर, उसकी फोकल लेंथ को अल्टर करती है ना, नियर और फार ऑब्जेक्ट्स को ठीक से रेटिना की स्क्रीन पर दिखाने के लिए जो फोकल लेंथ, लेंस की जो फोकल लेंथ होती है उसको थोड़ा सा बदलती है, जिससे कि ठीक तरीके से रेटिना की स्क्रीन पर वो जो दूर है दूर, पास है पास, उसको ऑब्जेक्ट को सही तरीके से देख सके। तो इसको आई का अकोमोडेशन उसको बोला जाता है। अकोमोडेशन मतलब उसको आई को सही तरीके से एडजस्ट कर देना, है ना, आई के जो ऑब्जेक्ट है उसको आई पर सही तरीके से एडजस्ट करना। लेकिन जब ये सिलियरी मसल्स अल्टर नहीं कर पाती, लेंस की फोकल लेंथ को ठीक तरीके से अल्टर नहीं कर पाती, यानी कि ठीक तरीके से वो नहीं देख पाती, अनेबल हो जाती है पास और दूर की चीज़ों को, ऑब्जेक्ट को देखने में, तब आई को क्या कहा जाता है, डिफेक्टिव आई उसको बोला जाता है। दो तरीके के डिफेक्ट्स होते हैं इसके अंदर, एक होता है मायोपिया, एक होता है हाइपरमेट्रोपिया। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मायोपिया के बारे में। मायोपिया का दूसरा नाम होता है शॉर्ट साइटेडनेस। शॉर्ट साइटेडनेस यानी कि शॉर्ट, यानी कि जो पास की चीजों को तो हम क्लियरली देख सकते हैं, लेकिन जो दूर की फार की जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको हम नहीं देख पाते, तब इसको मायोपिया इसको बोला जाता है। तो इसमें जो आई लेंस होता है वो मोटा हो जाता है, थिक हो जाता है, और सिलियरी मसल्स ठीक तरीके से रिलैक्स नहीं हो पाती दूर की चीजों को देखने में। इसी डिफेक्ट को दूर करने के लिए हम कॉन्केव लेंस का यूज करते हैं, लेकिन वो कॉन्केव लेंस क्या होना चाहिए, एप्रोप्रिएट फोकल लेंथ का होना चाहिए, मतलब सही तरीके का, मतलब सही डिस्टेंस का फोकल लेंथ होना चाहिए। ठीक है, वो चेक वगैरह करके पता लगाया जाता है कि क्या फोकल लेंथ इसको मिलनी चाहिए, है ना, क्योंकि सब बहुत सारी वो होती डिस्टेंस होती हैं, कितनी डिस्टेंस पर हमें दिक्कत हो रही है। ये देखिए यहाँ पर ये मायोपिक आई है, और फिर जब हमने यहाँ पर इसको ये लेंस लगा दिया है हमने यहाँ पर, तो अब हमें जो चीज़ नहीं बन पा रही थी अब हमें वो चीज़ सही से दिख पाएगी। एक अब दूसरा आता है इसमें हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, हाइपरमेट्रोपिया को लॉन्ग साइटेडनेस भी उसको बोला जाता है। लॉन्ग साइटेडनेस का मतलब होता है जो कि दूर की चीज़ों को तो हम देख पा रहे हैं, यानी कि फॉर ऑब्जेक्ट्स को हम देख रहे हैं, लेकिन जो पास के नियर के ऑब्जेक्ट्स है उसको हम नहीं देख पा रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो लेंस होता है थिन हो जाता है, आई लेंस जो होता है वो थिन हो जाता है, यानी कि जो सिलियरी मसल्स है वो ठीक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पा रही है, लेंस को ठीक तरीके से पास की चीज़ों को कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रही ठीक से, मतलब उसको नहीं देख पा रही, नहीं एडजस्ट कर पाती है उसमें। इसमें क्या होता है, हम कौन सा लेंस यूज करेंगे, कॉन्वेक्स लेंस हम इसमें यूज करते हैं, लेकिन वो भी एप्रोप्रिएट पावर का होना चाहिए। ठीक है, उसी तरीके से हम अपनी आंख को किस तरीके से मीजर कर सकते हैं, किस तरीके से हम मीजर कर सकते हैं, अपनी आंख को किस तरीके से बचा सकते हैं। देखिए हमारी जो आई है एक प्रीशियस गिफ्ट है गॉड का, जो गॉड ने हमें दिया, बहुत ही प्रीशियस गिफ्ट, यानी कि बहुत ही कीमती एक गिफ्ट ऐसा है जिसके वी शुड टेक प्रॉपर केयर ऑफ आवर आइज़। हमें अपनी आइज़ को इसलिए बहुत ज़्यादा हमें अपनी आई की देखभाल रखनी चाहिए, और हमें उसे किसी भी तरीके की इंजरी से, घटना से, चोट वगैरह से उसे बचाना चाहिए। कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम अपनी आइज़ को हेल्दी रख सकते हैं। सबसे पहले हमें अपनी आइज़ को वॉश करना चाहिए कोल्ड वाटर से, है ना, डेली हमें अपनी आइज़ को कोल्ड वाटर से वॉश करना चाहिए, और फिर एक साफ और सॉफ्ट कपड़े से उसको पोंछना चाहिए, है ना, उसको फिर उस आई को क्लीन करना चाहिए। इसके हमें अपनी आई को कभी भी रब नहीं करना चाहिए, और अगर हमारी आई के अंदर कुछ पार्टिकल्स एंटर कर जाते हैं तो हमें अपने जो आईज़ है उसको ठंडे पानी से वॉश कर लेना चाहिए, जिससे कि जो छोटे पार्टिकल्स हैं वो बाहर निकल जाएं। हमें कभी भी कम लाइट में नहीं पढ़ना चाहिए, प्रॉपर लाइट में ही हमें हमेशा स्टडी करनी चाहिए, पढ़ना चाहिए। अगर बाई चांस किसी तरीके से इंजरी हो जाती है, किसी भी प्रॉब्लम में हमारी आई से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम या इंजरी हो जाती है, तो हमें अपने आप ही कोई मेडिसिन यूज नहीं करनी चाहिए, आई स्पेशलिस्ट को ही फौरन दिखाना चाहिए। ठीक है, विजुअली इंपेयर्ड और ब्लाइंड पीपल। विजुअली इंपेयर्ड और ब्लाइंड पीपल, देखिए जो ब्लाइंड मतलब जिसको नहीं दिखाई देता है, एक होता है विजुअली इंपेयर्ड, यानी कि जिसको कुछ दिक्कत होती है। विजुअली इंपेयर्ड में इनको क्या बोला जाता है, विजुअली इंपेयर्ड या ब्लाइंड एक ही बात है, मतलब, है ना। तो किसको कहा जाता है, जब कोई भी ही और शी, मतलब कोई भी पर्सन जिसको नहीं दिखाई दे रहा है, जो देखने में एबल नहीं है, उसको क्या बोला जाता है, विजुअली इंपेयर्ड या ब्लाइंड उसको बोला जाता है। तो दो तरीके की ब्लाइंडनेस होती हैं, एक होता है क्यूरेबल ब्लाइंडनेस, एक होता है परमानेंट ब्लाइंडनेस। क्यूरेबल ब्लाइंडनेस कौन सी होती है, जब कॉर्निया ओपेक हो जाता है ना, या क्रिस्टलाइन ओपेक हो जाता है। ओपेक जिसकी तरफ जो है जो चीज़ दिखाई ना दे, ओपेक वो होता है। तो जब कॉर्निया ओपेक हो जाता है या क्रिस्टलाइन ओपेक हो जाता है, दोनों ही केसेस में पर्सन को ठीक से नहीं दिखाई देता है, तो इस केस में क्या किया जाता है, ओपेक लेंस के केस में तो इसको रिमूव किया जाता है सर्जरी में,
है ना। ओपेक लेंस के केस में क्या किया जाता है, सर्जरी से इसको रिमूव किया जाता है और फिर एक आर्टिफिशियल लेंस इसमें लगा दिया जाता है। और जब कॉर्निया ओपेक हो जाता है तब किसी हेल्दी पर्सन के कॉर्निया लेकर उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है, ठीक है, उसको ग्राफ्टेड कर दिया जाता है उसके आईज में, है ना। कहते हैं ना कि आई डोनेट कर दी, आई डोनेट कर दी, तो आई के अंदर का जो कॉर्निया होता है वो डोनेट किया जाता है इसमें। परमानेंट ब्लाइंडनेस, परमानेंट ब्लाइंडनेस क्या होती है, इस केस में क्या होता है, कॉर्निया इमेज तो बनाती है लेकिन वो इमेज ट्रांसफर नहीं होती है ब्रेन के पास, तो इस कंडीशन को परमानेंट ब्लाइंडनेस कहा जाता है कि यानी कि ये कभी नहीं देख पाएगा। तो कुछ पर्सन्स क्या होते हैं, बहुत जो ब्लाइंड पर्सन्स होते हैं, कुछ इतनी सेंसिटिव, उनके स्ट्रॉन्ग सेंस उसके अंदर होते हैं, बहुत जैसे कि टच करने सुनने की जो कैपेसिटी होती है उनके अंदर बहुत ज़्यादा होती है, वे स्टडी भी करते हैं और बहुत हाई एजुकेशन भी वो ले लेते हैं ब्रेली की मेथड से। ब्रेली क्या होता है, एक टच करने की और लिखने का एक मेथड होता है। अब हम पढ़ेंगे क्या है ब्रेली, कैसे इसका यूज किया जाता है ब्रेली का। तो इस मेथड में क्या होता है, लिखने का ये एक मेथड होता है, ये जो देख नहीं सकते उनके लिए है ये। इसकी जो इन्वेंशन करा था, इसकी जो खोज करी थी लुइस ब्रेली ने 1820 में इसको इन्वेंट करा था और वो खुद भी ब्लाइंड थे। इस मेथड में क्या होता है, एक मोटा सा पेपर लिया जाता है, उसमें स्पेशल सिंबल्स होते हैं जो अल्फाबेट के लेटर होते हैं जैसे ABCD, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए इसमें सिंबल्स होते हैं। डॉट्स के ग्रुप्स होते हैं जिसमें लेटर लिखे जाते हैं, एम्ब्रॉयड किए जाते हैं। पूरी ब्रेल कोड में सिंबल्स, हर एक अल्फाबेट के लेटर के लिए सिंबल्स होते हैं, हर एक के लिए सिंबल्स होते हैं इसमें, है ना। लेटर्स के ग्रुप्स के लिए भी सिंबल्स होते हैं, सफिक्स, प्रेफिक्स और वर्ड्स को शॉर्ट फॉर्म के लिए भी सिंबल्स होते हैं। ये सिंबल्स these symbols are used to save space। ये सिंबल्स क्या करते हैं, स्पेस को सेव करने में भी यूज किए जाते हैं और जो इस पढ़ने की जो स्पीड होती है वो भी इंक्रीज की जाती है। कोड्स फॉर मैथमेटिक्स एंड म्यूजिक आर डिफरेंट। मैथमेटिक्स और म्यूजिक के जो कोड्स होते हैं डिफरेंट होते हैं। कोई भी लैंग्वेज को इस ब्रेली के कोड से आप पढ़ सकते हैं, चाहे कोई भी लैंग्वेज हो, सब पढ़ सकते हैं ब्रेली की हेल्प से। तो ब्रेली क्या होती है, ब्रेली के अंदर 1 से 6 डॉट्स होते हैं इसके अंदर और वो उठे हुए होते हैं, है ना। हर एक डॉट की एक अपनी पोजीशन होती है। ये डॉट्स लेटर्स बनाते हैं, अल्फाबेट्स के नंबर्स बनाते हैं और दूसरी चीज़ें भी जो प्रिंट हुई होती है दूसरी चीज़ों में भी यूज होते हैं। ब्रेली और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, 1980 में एक न्यू ब्रेली कंप्यूटर सॉफ्टवेयर डेवलप किया गया। कुछ ज़्यादा टेक्निक्स भी इसके अंदर ऐड करी गई। ये देखिए यहाँ पर अगर हमें ए लिखना है, अल्फाबेट लेटर का ए लिखना है तो 1 डॉट है, बी है तो 2 डॉट है, ऊपर नीचे है, सी है तो 2 डॉट बराबर में है, 3 डॉट है तो 2 बराबर में और एक लेफ्ट साइड है। तो इस तरीके से सारे डॉट्स हैं जो कि सभी सिंबल्स को पहचानने के लिए होते हैं। देखिए 1 2 3 4 के लिए भी यहाँ पर सभी सिंबल्स हैं, तो इन सिंबल्स की हेल्प से पता चल जाता है कि क्या है। इसके अलावा बहुत सारे इसमें क्या किए गए हैं, कुछ अदर टेक्निकल एड्स भी इसमें इंक्लूड करे गए हैं, जैसे कि वॉइस रिकॉग्नाइज सॉफ्टवेयर भी किया गया है, जैसे कि वॉइस पहचान लेता है, ऐसे सॉफ्टवेयर भी है जो इन्वेंट किया गया है। ऑप्टिकल स्कैनर्स भी और कुछ स्पेशल कंप्यूटर्स, कीबोर्ड्स भी इन्वेंट करे गए हैं। ये सब ट्रांसलेट कर देते हैं डॉक्यूमेंट्स को ब्रेली से, और जो स्पीच टेक्नोलॉजी होती है वो कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। स्पीच में ऑर्डिनरी टेक्स्ट को स्पीच में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये सभी विजुअली इम्पेयर्ड जो होते हैं, जो ब्लाइंड होते हैं पूरी तरीके से, जिनको बिल्कुल जो नहीं देख पाते, इन सब को जो देख सकते हैं उनके कंपैरिजन में बहुत अच्छा ब्रिलियंट फ्यूचर उनके सामने वो अपना कर सकते हैं। जो नॉर्मल पर्सन जो देख रहे हैं जो फ्यूचर वो बना सकते हैं, सिर्फ उसी तरीके से जो ब्लाइंड होते हैं या विजुअल इम्पेयर्ड मतलब होते हैं वो भी अपना फ्यूचर को ब्रिलियंट बना सकते हैं। किसकी हेल्प से? ब्रेली की हेल्प से। मतलब ये जो लैंग्वेज है इसकी हेल्प से वो सब कुछ सीख सकते हैं। ठीक है, तो आपने ये चैप्टर पढ़ा। इस चैप्टर में आपने किस तरीके से रिफ्लेक्शन होता है, किस तरीके से इमेज बनती है, क्या हमारी ह्यूमन आई की स्ट्रक्चर होती है, किस तरीके से उसमें इमेज बनती है, और जो ब्लाइंड होती है क्या कौन सी कितने तरीके के ब्लाइंड होते हैं, कितनी तरीके की बीमारियां होती हैं, इन सब के बारे में आपने पढ़ा। आई होप यू हैव लर्न टू दिस चैप्टर वेरी वेल। वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास। गुड बाय एंड थैंक यू।